प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ समास। ठीक है, तो जो पिछली हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने अपनी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इत्यादि सब कुछ अपना कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक अब हमारा चला है समास प्रकरण का। ठीक है, तो सबसे पहले समास के बारे में जानने से पहले हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा वगैरह पढ़ लेते हैं। भी समास होता क्या है, समास किसको कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे लिखी है, शब्दों को छोटा करना। ठीक है, छोटा करना या इनको संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब इनको छोटा बना के लिखना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब समास की परिभाषा समझो। आपस में संबंधित शब्द, कौन से शब्द होने चाहिए, आपस में संबंधित शब्द होने चाहिए। उन संबंधित शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को समास कहा जाता है। आगे समझ में, आपस में संबंधित शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजा की माता। अब राजा की माता तीन शब्द है, तीनों के तीनों आपस में संबंधित है। ठीक है, इन तीनों संबंधित शब्दों को मिला के बन गया एक राजमाता। तो ये जो राजमाता, ये राजा की माता, तीन अलग अलग शब्द थे, इनको छोटा करके हमने क्या लिख दिया, सीधा राजमाता। इसी चीज को समास कहते हैं, भी छोटा करके लिखना। आगे समझ में। एक और उदाहरण लिखा है भाग्य से हीन। इसमें तीन शब्द है, तीनों को मिला के हमने एक शब्द यहाँ पे बना दिया भाग्यहीन, यानी इसको भी हमने छोटा करके लिख दिया। तो छोटा करके लिखना क्या कहता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब समास के अंदर जो प्रमुख चीजें हैं कि उनके बारे में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। एक चीज आती है पूर्व पद। क्या आता है, पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है, उसके बाद में आता है उत्तर पद। उत्तर पद क्या होता है, तो पूर्व पद और उत्तर पद जानने से पहले एक बार ये समास देख लो। राजमाता और भाग्यहीन, ये एक शब्द है ना। इस एक शब्द के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग शब्द दिखेंगे। जैसे राजमाता है, इस राजमाता में एक शब्द है राज और दूसरा शब्द है माता। दूसरी तरफ भाग्यहीन में एक शब्द है भाग्य, एक तरफ है हीन। ये एक शब्द के अंदर दो अलग अलग शब्द बने हुए। ठीक है, अब जो शब्द पहले आएगा, एक में राज पहले आया है, एक में भाग्य पहले आया है, तो जो शब्द पहले आएगा उसको बोलेंगे पूर्व पद। ठीक है, और जो शब्द उत्तर में यानी कि बाद में आया है, जैसे माता और हीन, ये बाद वाले शब्दों को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। आगे बात समझ में। तो समस्त पद के हमेशा दो शब्द होते हैं। जो भी समस्त पद होगा समास में हमेशा दो शब्द बनेंगे। दोनों में से जो पहला शब्द होगा या जो पूर्व पद होगा उसको क्या कहेंगे, हम पूर्व पद कहेंगे। ठीक है, जैसे राजमाता में राज शब्द पूर्व में आया, पहले आया, तो ये क्या हो गया, पूर्व पद। उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद के पद में हमेशा दो शब्द होते हैं। ये ऊपर वाली बात है सेम टू सेम। दोनों में से जो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, उस पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी अभी समास की, इस कहानी को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। समास में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि पहले का कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरे का कौन सा होगा। ठीक है, अब ये जो समास था, ये एक समास नाम का आदमी था, या मान लो समास नाम का राजा था। इस राजा के चार बेटे थे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, इस अकेले के चार बेटे थे। तो इनके अंदर लड़ाई हुई कि भाई राजा कौन बने। राजा का बेटा राजा होता है ना, तो ये चारों ही राजा के बेटे थे। पहले राजा कौन बने, तो किसी ने फैसला करवाया, बोले सबसे बड़ा, चारों को राजा बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, चारों को राजा। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा बेटा है इसको राजा बनाओ 1 साल के लिए। ठीक है, पहले जिसको राजा बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका पहला पद प्रदान हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने पहले राजा बनाया उस शब्द का क्या हो जाएगा, उस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रदान होगा। जो दूसरे नंबर पे आया उसका उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है, बाद वाला पद, उत्तर पद प्रदान होगा। अब देखो ये जो तत्पुरुष समास है इसके आगे बहुत सारे भेद होते हैं, भेद, उपभेद, अन्य भेद, बहुत सारे भेद होते हैं। तो इतने भेद हो गए कि द्वंद्व समास की बारी नहीं आई राजा बनने की। क्या, कई सालों तक तत्पुरुष समास अकेला ही राजा बना रहा। बोला पहले मैं राजा बनूंगा, फिर मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर मेरा पोता राजा बनेगा। तत्पुरुष समास क्या बोला कि राजा मेरे पास ही रहेगा, अगले की बारी नहीं आएगी।
तो बारी नहीं आई, तो फिर द्वंद्व समास ने क्या किया, द्वंद्व कर दिया। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युद्ध। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध करना या लड़ाई करना। युद्ध या लड़ाई कब होती है, जब दो टीम होती है। क्या, जब दो टीम होगी तब युद्ध होगा, ठीक है। जब दो होगी तो मतलब दोनों पद प्रधान बनेंगे, ठीक है। और जब जब लड़ाई होती है, जब जब कोई युद्ध होता है, तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति क्या करता है, फायदा उठाता है। जब तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा तो लास्ट समास कौन सा बन जाएगा अपना, बहुब्रीहि समास। पहला बेटा राजा बना तो पहला पद प्रधान, दूसरा राजा बना तो दूसरा प्रधान, तीसरे में लड़ाई हो गई तो दोनों पद प्रधान, और जो चौथे नंबर पे आता है उसमें अन्य पद प्रधान बना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण में क्या है, ये कुछ एक दो परिभाषाएं और हैं। दो तीन परिभाषाएं मैंने आपको पहले बताई थी, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। आगे दो शब्द और विशेष आएंगे, समस्त पद और समास विग्रह। ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इनकी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, आप समास और समास विग्रह या समस्त पद वगैरह नहीं बना पाओगे, समस्या आएगी। तो एक बार फिर से देखो, समस्त पद क्या होता है, अलग अलग पदों से मिला हुआ, ठीक है। अलग अलग छोटे छोटे पद होते हैं, उन पदों से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। जैसे राजा की माता, तीन शब्दों को मिला के हमने बना दिया राजमाता। विद्या के लिए आलय यानी कि विद्यालय। राजा का धर्म यानी कि क्या बन गया, राजधर्म। इन शब्दों को हमने क्या कर दिया, मिला के बनाया है। तो इस प्रकार से जो मिले हुए शब्द होंगे उनको कहते हैं समस्त पद। आगे क्या आ गया, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, तो समास के अलग अलग किए गए पदों को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने लिखा है राजमाता, उस राजमाता को हम क्या कर देंगे, अलग अलग बना देंगे। जैसे राजा की माता। विद्यालय क्या बनाएंगे, विद्या के लिए आलय। राजधर्म यानी कि राजा का धर्म। तो इस प्रकार से जो अलग अलग किए गए शब्द हैं इनको हम कहते हैं समास विग्रह। तो समस्त पद और समास विग्रह, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो कई जगह पे लिखा होता है समास के 6 भेद होते हैं। तो भाई देखो, कुल अगर पूछे तो 6 भी होते हैं और 6 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। 6 से ज्यादा कैसे होते हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा। कुल प्रमुख रूप से अगर देखोगे तो ये 4 ही भेद होते हैं। जो बाकी के भेद बताए जाते हैं वो सारे के सारे भेद तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, ठीक है। इसलिए वो समास के भेद नहीं, तत्पुरुष के भेद माने जाएंगे। तो पहला उदाहरण है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, और चौथे नंबर पर है बहुब्रीहि। इनके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, पहले समास के अंदर पहला पद प्रधान होगा, दूसरे समास में दूसरा पद प्रधान होगा, तीसरे समास में दोनों पद प्रधान होंगे, और जो चौथा बहुब्रीहि समास है इसमें कोई भी नहीं होगा, अन्य पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान बनेगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या गया अपना, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में पहला पद अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द क्या होता है, मैं आपको पहले की जो वीडियो थी उन वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ। अव्यय का मतलब वो शब्द जो कर्ता, कर्म, कारक, इन काल, इन आधारों पर जो नहीं बदलता है उसको कहते हैं अव्यय शब्द। तो पहला पद क्या होगा, अव्यय शब्द हो सकता है या कोई उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। जैसे आगे उदाहरण देखेंगे, पहला पद प्रधान होता है, इसके अंदर प्रधान कौन सा होगा, पहला पद प्रधान था, यानी कि जो प्रमुखता रहेगी वो पहले पद की रहेगी, जो दूसरा पद होगा वो गौण रहेगा, यानी कि उसका ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अगर सीधा दूसरा पद लिख देंगे शक्ति तो इसका हमें कोई पता नहीं चलेगा। तो यथा लिखा है ना, यथा का मतलब अनुसार, उसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। आजीवन, जीवन का मतलब जीवन होता है, आ लगा दिया तो काम क्या मतलब हो गया, जीवन भर, जब तक जीवन चलेगा तब तक। जीव पर्यंत नहीं है, यहाँ पे आएगा जीवन पर्यंत, ठीक है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा होगी, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होगा, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, इस प्रकार से दूसरा पद बनेगा, ठीक है। उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। अब इसमें जो भेद देखोगे तो इसमें कई प्रकार के आते हैं। सबसे पहले तो ये अव्यय शब्द वाला आ गया, जैसे यथा है, यथा है,
इनमें क्या हो गया, अव्यय शब्द है। आगे आजीवन, इसके अंदर क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। सहचक्र में स उपसर्ग लगा हुआ है। निर्धन के अंदर निर उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन दिनों दिन में कोई उपसर्ग भी नहीं है और कोई अव्यय शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अव्ययी भाव समास रहेगा। क्यों रहेगा, जहां पर रिपीट किया जाए, ठीक है, जहां पर पुनरावृत्ति हो, किसी चीज को बार बार दोहराया जाए, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे दिन ही दिन, ठीक है, एक लग गया, जैसे मैं बोलता हूँ हर रोज, तो हर क्या हो गया, अव्यय शब्द है, और आगे रोज लग गया तो हर रोज यानी कि रोज ही रोज। ठीक है, हर दिन यानी कि हर एक दिन, यहां पर भी क्या रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। दूसरे नंबर पे आता है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दो पद होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर समास में दो पद आएंगे, एक पहला पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर पद होगा। दोनों पदों के अंदर संबंध कैसा होगा, या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, या फिर कैसा रहेगा, उपमान उपमेय का संबंध हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाएगा। ठीक है, जिस विभक्ति का लोप होगा उसी के आधार पर समास का नाम पड़ जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विग्रह करने पर विभक्तियों का लोप होता है, जिस विभक्ति का लोप होगा उसी नाम से उस समास का नाम पड़ जाएगा, विभक्ति के आधार पर। देखो, समास के, तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। देखो, तत्पुरुष जो समास है, इस तत्पुरुष समास में विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद कौन कौन से है, पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, और लास्ट छठे नंबर पे होता है अधिकरण तत्पुरुष। दो और बच गए, जैसे कर्ता, और एक लास्ट में आता है संबोधन, तो वो यहाँ पे हिंदी में नहीं आता, हिंदी में ये 6 ही समास होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष, ये क्या नाम है, करण तत्पुरुष, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 ही प्रकार के तत्पुरुष समास बनेंगे। ठीक है, ये 6 क्या है, समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, याद रखना, भेद। आगे आएंगे उपभेद। ठीक है ना, समास के भेद भी होते हैं और समास के उपभेद भी होते हैं, और समास के अन्य भेद भी मैं आपको करवाऊंगा। समास, तत्पुरुष समास को इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा, पूरे के पूरे एक एक उदाहरण, एक एक नियम आपको करवाए जाएंगे। तो तत्पुरुष का भेद है पहला, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, जिसके अंदर कर्म यानी कि दूसरी विभक्ति का लोप होता है, जैसे ग्राम को गत। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रामगत। इस को विभक्ति का लोप हुआ है, और को आपको पता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म का लोप हो रहा है, इसलिए इस समास का नाम पड़ जाएगा कर्म तत्पुरुष। शरणागत, शरण को आगत, यहाँ भी को का लोप हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। आगे आता है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण का आपको पता है विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। हस्ताक्षर में क्या लोप हो रहा है, हस्त के द्वारा अक्षर। ठीक है, तो के द्वारा का लोप हो गया, तो जहां पर के द्वारा का लोप हो जाए, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा किया गया, तो द्वारा का लोप हो रहा है, यानी कि से या के द्वारा इन शब्दों का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, जहां पर संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति का जहां पे लोप होता है, संप्रदान का लोप होता है, वहां पे होता है संप्रदान तत्पुरुष। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। भोजनालय क्या होता है, भोजन के लिए आलय। औषधालय, औषधि के लिए आलय। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष क्या होगा, जहां पर अपादान का लोप होता है, से का मतलब अलग होने का बोध हो। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में क्या आएगा, पथ से भ्रष्ट, यानी कि जो पथ मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, हट जाए, उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट। आगे है भाग्यहीन, यानी कि जो भाग्य से हीन हो जाए, उसको बोलते हैं भाग्यहीन। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, पदच्युत हो सकता है, धर्मच्युत हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों में अपादान तत्पुरुष आएगा। आगे आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या होता है, जहां पर किसी के संबंध के बारे में बताया हो, जैसे सीतापति में किसका संबंध है, सीता के पति के साथ संबंध है। ठीक है,
आगे राजकुमार, राजा का कुमार, राजा और कुमार का आपस में संबंध है, ठीक है। राजमाता, राजा की माता, यहाँ पर भी आपस में संबंध है, ठीक है। तो जहाँ पे संबंध छठी विभक्ति का लोप होता है वहां पे संबंध तत्पुरुष होता है। आगे आगे अपना अंतिम अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण का लोप होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, में और पर, इन दो विभक्तियों का लोप होता है। जैसे सिर दर्द, सिर दर्द का क्या बनेगा, सिर में दर्द, ठीक है। आप बीती, आप में बीती, ठीक है, अपने पर बीती या आप में बीती। जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है। यहाँ पर अपना तत्पुरुष समास के जो विभक्ति के आधार पर 6 भेद थे, ये 6 के 6 भेद यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब आगे आते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। आगे क्या आते हैं, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लो। पहले तो ये तत्पुरुष समास का ही भेद है, कोई अलग नहीं है। जैसे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। दोनों पदों के अंदर या तो उपमान उपमेय का संबंध होगा या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, ठीक है। उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द नए आए हैं, एक तो उपमान उपमेय और एक आता है विशेषण विशेष्य। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे अलंकार वगैरह करोगे तो वहां पर भी ये शब्द आपके आगे आएंगे, ठीक है। एक बार मैं उदाहरण करवाने से पहले आपको विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के बारे में बता देता हूँ। विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता प्रकट, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसको कहते हैं विशेषण। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। आगे बात समझ में। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं, काली है जो मिर्च, किसकी विशेषता प्रकट हो रही है, यहाँ पे मिर्च की विशेषता प्रकट हो रही है, तो मिर्च हो जाएगा विशेष्य। और विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, काली शब्द, काली शब्द विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए काली शब्द हो जाएगा विशेषण। नील गाय, नील गाय में गाय की विशेषता प्रकट हो रही है तो गाय हो जाएगी विशेष्य। और नील, नील माने नीला रंग, तो ये क्या हो जाएगा इसका विशेषण। ऐसे ही नील कमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महात्मा, महान है जो आत्मा, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नीलकंठ, तो इसका ये भी तो बन सकता था नीला है कंठ जिसका, और ब्रैकेट में आगे आ जाएगा शिव या महादेव। तो यहाँ पर ये क्या नाम है, कर्मधारय है। और अंत में आता है बहुब्रीहि समास। उनके अंदर थोड़ी सी समानता है, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अलग है, ठीक है। तो जब बहुब्रीहि समास कराऊंगा या फिर अपने सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे उस समय मैं आपको तत्पुरुष और बहु, इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, इन तीनों में क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बढ़िया उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो अंत तक वीडियो में अच्छी प्रकार से बने रहे। आगे देखते हैं विशेषण विशेष्य के और उदाहरण, ये हो गए। आगे आते हैं उपमान और उपमेय। उपमान वही विशेषण विशेष्य वाली बात है। उपमान वो होता है जिसके साथ तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख कमल, तुलना किसकी हो रही है, मुख की हो रही है, तो मुख क्या आ जाएगा, मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। किसके साथ हो रही है, कमल के साथ हो रही है, तो कमल क्या हो जाएगा अपना उपमान हो जाएगा। उपमान उपमेय आपको पता चल गया होगा। जिसके साथ तुलना की जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं, इसके एक दो उदाहरण और बच गए। ये उदाहरण देखो, मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मृग के समान है जिसकी आंखें, ठीक है। मुख कमल, कमल के समान है जो मुख, या कमल के समान है जिसका मुख। चंद्र खिलौना, चंद्रमा के समान है जो खिलौना,
ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे। उपमान उपमेय की उदाहरण भी आगे और नीचे विशेषण विशेष्य के उदाहरण भी आगे। ये जो ऊपर मृग नयनी मुख कमल चंद्र खिलौना है, ये सारे के सारे उपमान उपमेय के उदाहरण है। काली मिर्च, नील गाय, नीलकंठ, नीलकमल, महात्मा, ये सारे महापुरुष, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विशेषण विशेष्य के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, द्विगु समास किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का भेद होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु में भी हमेशा दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, इसमें अभाव या कमी नहीं, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, अभाव या कमी नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होगा। ठीक है, और दूसरा पद ही इसके अंदर प्रधान होगा। ये चीज आगे इसमें लिखी थी मैंने, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होगा। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, इसी चीज को कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण क्या लिखा हुआ है, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्रों का समाहार। नवरात्रि, 9 रातों का समूह या 9 रातों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का, आब का मतलब होता है नदियां, 5 नदियों का समूह या समाहार। त्रिवेणी, द्विगु, चौराहा, ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आते हैं समास के कुछ अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरणों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मैं 2-3 उदाहरण है, 2-3 समास आपको करवाऊंगा। एक तो नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई। इसमें अभाव या कमी का विरोध या विरोध का भाव प्रकट होता है। ठीक है, नए तत्पुरुष के अंदर नए, नए का मतलब मना किया जाता है। ठीक है, मना करने का भाव, अभाव या कमी या विरोध करने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान होना। अज्ञान का मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का विरोध करने वाले शब्द हैं। जैसे असत्य, विग्रह करेंगे तो बनेगा जो सत्य ना हो। अन्याय, जो न्याय ना हो। नीति, जो नीति ना हो। कार्य, अकार्य, जो कार्य न हो। इसी प्रकार अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो या जो ज्ञान ना हो। ठीक है, तो मुख्य बात बस इतनी है कि नए तत्पुरुष समास के अंदर विरोध, कमी या अभाव का भाव प्रकट होता है। ठीक है, अब आगे एक और उदाहरण है इसका, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होता है, कोई एक या 2 या 3 उससे ज्यादा बहुत सारे पद इसके अंदर क्या होता है, लोप हो जाते हैं। अब लोप तो बाकियों में भी होते हैं, लेकिन बाकियों में विभक्तियों का, इस प्रकार की चीजों का लोप होता है। इसके अंदर कई शब्द भी इसमें से लोप हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस समास का नाम हो गया लुप्त पद तत्पुरुष समास। उदाहरण, दही बड़ा। दही बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण है। दही में डूबा हुआ बड़ा, अब बीच में से में डूबा हुआ बड़ा, ये 3 शब्द गायब हो गए, लोप हो गया। क्या बचा, आगे से दही बचा और पीछे से बड़ा, दोनों का मिलके बन गया दही बड़ा। इसी प्रकार बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी मिलके क्या बन जाएगा, बैलगाड़ी। तो जिस समास में बहुत सारे पदों का लोप हो जाए वो होता है लुप्त पद समास। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। और अलुप्त पद तत्पुरुष कौन सा होता है, जिसमें समस्त पद बनाने के बाद भी विभक्ति का लोप नहीं होता। बाकी समासों में जब हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, लेकिन ये जो अलुप्त पद है इसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा। ठीक है, जैसे खेचर, खे का मतलब क्या होता है, आकाश में। स्थिर का मतलब स्थिर, चर का मतलब चलने वाला, विचरण करने वाला, आकाश में जो विचरण करता है उसको बोलते हैं खेचर। आगे लिखा हुआ है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अंदर भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। जैसे खे, ये खे शब्द है 7वीं विभक्ति का एक वचन है। जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसने कभी संस्कृत के शब्द रूप याद किए हैं, उसको पता है राम शब्द की 7वीं विभक्ति का एक वचन होता है रामे, बालक का बालके। इसी प्रकार खे शब्द का होता है खे, खे का मतलब आकाश में, चर का मतलब चलने वाला। इसी प्रकार युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, युद्ध में स्थिर। अब जब इनको जोड़ेंगे तो भी ये युधि शब्द है, इसकी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ठीक है, युद्ध शब्द की 7वीं का एक वचन होता है युधि। युधि का मतलब युद्ध में, स्थिर का मतलब जो हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि युधिष्ठिर। तो जहां पे विभक्ति का लोप नहीं होगा वो होता है अलुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आगे अपने बच गए केवल 2 ही समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो बिल्कुल आसान है, ये द्वंद्व और जो बहुब्रीहि समास है, दोनों ये तत्पुरुष में जो भेद आए थे, जैसे कर्मधारी आया था और जो
द्विगु समास था, बहुब्रीहि समास था, इनके अंदर क्या है कुछ समानताएं हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी समानताएं और बचे हुए दोनों के दोनों समास मैं आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।